नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 19 दिसंबर 2025 को पौष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 2:50 बजे तक रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा में अगले 4 दिनों तक ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा में हंगामे के बीच वीबी जी राम जी बिल पास, विपक्ष ने नारेबाजी कर कागज फाड़कर फेंके। नीतीश कुमार का हिजाब विवाद और गरमाया, जावेद अख्तर बोले माफी मांगे सीएम। बेंगलुरु, लखनऊ और रांची में एफआईआर। भारत ओमान के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लगी मोहर, पीएम मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान। आतंक पर भारत के प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान, 100 आतंकी ढेर होने पर अब मनगढ़ंत दावे कर रहे हैं शहबाज शरीफ। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम खतरे में, लेबनान पर आईडीएफ का भीषण हवाई हमला, सीरिया बॉर्डर तक दहला इलाका। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन लोकसभा में भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी राम जी बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ये नया कानून 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा। बिल में के पारित होने के दौरान सदन में माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। विपक्षी सांसदों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप कागज फाड़कर फेंके। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया। चौहान ने कहा कि शुरुआत में ये केवल नरेगा थी, लेकिन 2009 के चुनावों को देखते हुए इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को नाम बदलने की सनक है, जबकि वर्तमान सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और वास्तविक रोजगार सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस बदलाव को गरीबों के अधिकारों पर हमला करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने बिल पर कड़ा विरोध कर कहा कि सरकार रोजगार की गारंटी को खत्म कर रही है। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, जिसे स्पीकर ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस पर पहले ही 14 घंटे लंबी चर्चा हो चुकी है। राज्यसभा में भी जयराम रमेश ने इस दौरान वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और थोरियम भंडार के उपयोग का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने इस कृत्य की कड़ी निंदा कर कहा है कि वे पर्दा प्रथा के खिलाफ हैं, लेकिन नीतीश कुमार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी सीएम के बचाव में उतरते हुए नजर आए। गिरिराज सिंह ने तर्क दिया कि चेहरा दिखाना गलत नहीं है और ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। इस घटना के विरोध में नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु, लखनऊ और रांची में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एआईएम और समाजवादी पार्टी ने इसे महिला की गरिमा पर हमला बताया है। हालांकि विवादों के बीच पीड़िता डॉक्टर नुसरत परवीन ने परिवार के समझाने पर नौकरी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। ये मामला अब धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक शिष्टाचार की नई बहस बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा ने दोनों देशों के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। गुरुवार को ओमान के सुल्तान हेथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। ये सम्मान न केवल पीएम मोदी के नेतृत्व को मान्यता देता है, बल्कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने भरोसेमंद रिश्तों को प्रगाढ़ता को दर्शाता है। सुल्तान के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में भारत की एक्ट वेस्ट नीति को और मजबूती मिली है। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच हुआ व्यापारिक आर्थिक समझौता है। इस व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पीएम मोदी ने इसे साझा भविष्य का खाका करार दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की दिशा तय करेगा और 21वीं सदी में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस समझौते से भारत के प्रमुख क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फुटवेयर और रिन्यूएबल एनर्जी को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे भारतीय निर्यात को ओमान के बाजारों में नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मस्कट में बिजनेस समिट और भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी
भारतीयों की सराहना कर कहा कि वे ओमान की धरती पर भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर मौसम चाहे कितना भी बदले, लेकिन भारत और ओमान की दोस्ती अडिग रहेगी। स्टार्टअप्स और निवेशकों को भारत में आमंत्रित कर उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध आर्थिक गलियारे की नींव रखी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हालिया बयान उनकी राजनीतिक हताशा और भारत सेना के पराक्रम से उपजी बौखलाहट को साफ दर्शाता है। खैर पख्तूनवा में एक जनसभा को संबोधित कर शरीफ ने दावा किया कि उनके देश ने भारत को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया है। उन्होंने हास्यास्पद दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान, जिनमें 3 राफेल शामिल थे, मार गिराए। हालांकि वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों और जमीनी तथ्यों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने राफेल जैसे अत्याधुनिक विमानों की सुरक्षा अवैध मानी जाती है और पाकिस्तान के पास इनके नुकसान का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वास्तव में शहबाज शरीफ का ये बयान भारत द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर नामक भीषण एयर स्ट्राइक का जवाब देने की एक नाकाम कोशिश है। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 100 से अधिक आतंकी ढेर हुए थे। भारतीय वायुसेना ने न केवल आतंकी कैंपों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के नूर खान और सरगोदा जैसे प्रमुख एयरबेस के कमांड सेंटर्स को भी खंडर में तब्दील कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान अपनी आंतरिक अस्थिरता और संवैधानिक तख्तापलट से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। भारत की इस रणनीतिक बढ़त ने साबित कर दिया है कि नई दिल्ली अब सीमा पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। नवंबर 2024 में हुई युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार को इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान से लेकर सीरिया की सीमा से सटे उत्तर पूर्व हरमेल क्षेत्र तक भीषण हवाई हमले किए। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के रणनीतिक सैन्य ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों और हथियार भंडारों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने के तय की गई 31 दिसंबर की समय सीमा नज़दीक आ रही है। जानकारों का मानना है कि पेरिस में लेबनानी सेना को मजबूत करने के लिए होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठक और युद्ध विराम निगरानी समिति की चर्चा से ठीक पहले इजराइल का ये हमला दुनिया को एक स्पष्ट संदेश है कि इजराइल किसी भी कीमत पर अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह को मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेबनानी समाचार एजेंसी के अनुसार इन हमलों की चपेट में माउंट रिहान और तेबे जैसे इलाके भी आए हैं, जहां एक कार में हुए ड्रोन हमले में कई लोग हताहत हुए हैं। एक तरफ जहां लेबनानी सरकार अपनी सेना को लिटानी नदी के दक्षिण में तैनात कर क्षेत्र में हिजबुल्लाह मुक्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं इजराइल के निरंतर हवाई हमलों ने युद्ध विराम समझौते की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ ये संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां साल के अंत तक बड़े सैन्य टकराव की आशंका जताई जा रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।